मैं कुणाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। कथा यात्रा की यह दूसरी शाम है जब हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ कथाकार श्री रमाकांत श्रीवास्तव जी। मैं विश्वरंग की ओर से रमाकांत श्रीवास्तव जी का स्वागत करता हूं। विश्वरंग 2020 विश्वरंग में जो उत्तर पद है रंग, यह आयोजन वस्तुतः पूरे विश्व को एक रंग में रंगने का ही उपक्रम है। वह रंग है सभ्यता का रंग, संस्कृति का रंग, साहित्य व कलाओं का रंग। पूरे विश्व को एक ऐसे ही चटक रंग में रंग देने के संकल्प से भरकर ही हमने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व रंग का आयोजन किया। कोरोना महामारी के कारण हम प्रत्यक्ष रूप से मिल मिला नहीं सकते, लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही सही यह कार्यक्रम, यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि समकाल के धूसर के परिपार्श्व में यह एक चटक प्रतिकार है, जिसमें आज भारत ही नहीं विश्व के लगभग दर्जन भर देश के साहित्यकार हमारे साथ कदम ताल कर रहे हैं। मित्रों, पिछले साल विश्वरंग के अवसर पर हमने हिंदी कहानी के पूरे 125 साल के परिदृश्य को समेटते हुए एक बृहद कथाकोश का विमोचन किया था, कथादेश। यह हिंदी की संपूर्ण कथा यात्रा का एक तरह से दस्तावेजीकरण था, जिसमें हिंदी की पहली कहानी से लगाकर अद्यतन कहानियों तक की शमूलियत थी। 18 जिल्दों में विभाजित इस कथाकोश में तकरीबन 650 कहानियां संकलित की गई हैं। हमारा प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो जिन्होंने काल चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौंदर्य अभिरुचियों का निर्माण किया, कहानी के नए मानदंड बनाए। साथ ही कहानी की संपूर्ण विकास यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अधिक आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर एक स्वतंत्र टिप्पणी को भी संग्रहित किया गया, जो पाठकों की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करते हैं। दोस्तों, कथा यात्रा का यह जो दूसरा एपिसोड है, इन 18 खंडों में से पहले खंड पर केंद्रित है। पहले खंड में चूंकि उन कहानियों को शामिल किया गया है जो आज कहानी की थाती हैं, धरोहर है, इसलिए इस खंड का शीर्षक हमने धरोहर दिया है। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी खंड के बारे में मुसलसल बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कवर पर कथा सम्राट प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद उपस्थित हैं, तो हमने सोचा कि इस खंड में शामिल प्रेमचंद की कहानी कफन का एक बार फिर से पाठ करें। इसके बाद खंड के बारे में विस्तार से बातें होंगी। जैसा कि मैंने कहा, हमारे बीच रमाकांत जी उपस्थित हैं, हम उनकी रायशुमारी भी चाहेंगे। लेकिन आइए पहले कफन कहानी को दोबारा या फिर से सुनते हैं। पाठ करेंगे हमारे बीच उपस्थित श्री प्रशांत सोनी जी। प्रशांत जी आइसेक स्टूडियो के कार्यकारी निर्माता निर्देशक हैं। श्री प्रशांत सोनी। नमस्कार। आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहलाने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे।
प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था, सारे प्रशांत सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं के कर्ज, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशीय वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाभी के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इसी वक्त दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन पहले देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फसाद होगा। और क्या, यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो हूं, यहां हूं ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तो तन की भी सुध न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे हैं वही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते हैं कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से नहीं, घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था।
हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसीलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो था ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और इसकी सरलता और निरीता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जुबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसी को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियां खाई, और असली घी की पूड़ियां खाई। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार सब्जी, 3 तरकारियां, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी ना पिया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुबाजिश कचौड़ियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए। पत्तल पर हाथ रखे हुए हैं, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी। खड़ा हुआ ना जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा बोझ नहीं खिलाता। अब क्या कोई खिलाएगा? वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रिया कर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीब का माल बटोर कर कहां रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ, खर्च में किफायत सूझती है। बाबा, तुमने एक 20 पूरियां खाई होंगी। 20 से ज्यादा खाई थी। मैं होता तो 50 खाता। 50 से कम मैंने ना खाई। अच्छा पका था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव में पेट डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े अजगर गेंडुलियां मार के पड़े हों। और बुधिया अभी तक करहा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बेगुसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिरक कर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे। दबा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दबा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी।
आपके सिवा किसके द्वार जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना मानो काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दें चल दूर हो यहां से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकाला। उसकी तरफ ताकत तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। गीसू जमींदार का नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में गीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग वांस वांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को कपड़ा ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ ही तो जल जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए तो कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था के अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना। उसके बाद चिखोना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से पीने लगे। कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बाभनों को भी हजारों रुपए क्यों देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। यीशु हंसा, अबे कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिला, लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी से बोतल ज्यादा उड़ गई। यीशु ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही थी, ना खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। यीशु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही। यीशु ने इस भोले वाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है बे कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए,
वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की बार रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा खड़ा इनकी ओर भूखी निगाहों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की ओर देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताए नहीं, किसी को दबाए नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं, अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितने दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह मायाजाल से मुक्त हो गई, जंजाल से मुक्त छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनव भी किया और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी। जैसे कि मैंने बताया कि कथादेश में शामिल समस्त कहानियों पर एक समकालीन आलोचक की टिप्पणी भी है। लगभग 650 कहानियों पर लगभग 650 टिप्पणियां संग्रहित की गई हैं। कफन, इस कहानी कफन पर श्री राकेश बिहारी हैं समकालीन आलोचक, उनकी टिप्पणी है। मैं चाहूंगा कि प्रशांत भाई उनकी टिप्पणी को भी पढ़ें। प्रेमचंद की कहानी पर राकेश बिहारी की टिप्पणी। कफन न सिर्फ प्रेमचंद बल्कि हिंदी की सर्वाधिक चर्चित और विवादास्पद कहानी है। हिंदी समाज का यह एक बड़ा हिस्सा जहां इसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शुमार करता रहा है, वहीं दलित विचारकों ने इसे दलित विरोधी साबित करते हुए खारिज भी किया है। कुछ गैर दलित प्रगतिशील कहानीकारों और आलोचकों ने भी कई मुद्दों पर कफन से अपनी असहमतियां बताई हैं, जिसका मुख्य आधार कथानक की अविश्वसनीयता और अतिरिक्त आधार की कल्पना है। इस कहानी को लेकर विवाद का एक विषय यह भी रहा है कि कफन का हिंदी अनुवाद स्वयं प्रेमचंद ने किया था या किसी और ने। कफन शीर्षक से पहली बार यह कहानी उर्दू पत्रिका जमिया दिसंबर 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसका हिंदी रूप चांद अप्रैल 1936 में प्रकाशित हुआ था। इसके कुछ ही महीने बाद अगस्त 1936 में प्रेमचंद का देहांत हो गया और इस तरह यह उनकी अंतिम कहानी के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। ऐसा माना जाता है कि प्रेमचंद ने अपना अधिकांश साहित्य उर्दू में ही लिखा, जिनमें से कुछ का हिंदी रूपांतरण उन्होंने खुद किया और कुछ को नए सिरे से हिंदी में लिखा। कफन के उर्दू और हिंदी पाठ के अंतर पर विचार करने के क्रम में अब्दुल बिस्मिल्लाह ने यह माना है
इसका जो हिंदी रूप हम पढ़ते हैं उसका हिंदीकरण स्वयं प्रेमचंद ने नहीं किया। कफन के हिंदी प्रारूप में व्याप्त भाषाई विसंगतियों की तरफ सोदाहरण इशारा करते हुए वे इसे किसी अनाड़े अनुवादक द्वारा अनुदित कहानी मानते हैं। बहरहाल इन विवादों के बावजूद कफन का उपलब्ध हिंदी प्रारूप प्रेमचंद के नाम से ही हिंदी कहानी के इतिहास में दर्ज और स्वीकृत है। यह कहानी जिस भूख की सभी समस्याओं से ऊपर रखते हुए भारतीय समाज में जाति, वर्ग और लिंग के प्रश्नों को एक बिंदु पर ला खड़ा करती है, वह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर समाज में व्याप्त अमानुषिक असमानताएं क्रमशः अपमानित, वंचितों और अवहेलितों का एक बड़ा समूह तैयार करती हैं। इस कहानी में मुख्यतः 3 पात्र हैं, घीसू, माधव और बुधिया। घीसू और माधव जहां दलित और निर्धन होने के कारण अपमानित और वंचित हैं, वहीं स्त्री होने के कारण बुधिया अपमानित और वंचित ही नहीं बल्कि अवहेलित भी है। सामान्यतया आलोचकों ने इस कहानी पर विचार करने के क्रम में मुख्यतः घीसू और माधव के प्रति ही अपनी संवेदना दिखाते हुए कहानी से सहमति असहमति जाहिर की है। भले ही कहानी के विस्तार में बुधिया से ज्यादा घीसू और माधव का योगदान हो, पर अपनी परिणति तक आते आते जिस प्रकार यह कहानी बुधिया के अवहेलना को स्थापित कर जाती है, वह इसका जरूरी पक्ष है जिस पर ठहर कर विचार किया जाना चाहिए। अतिरंजित की कल्पना को इस कहानी में प्रेमचंद जिस यथार्थ के उद्घाटन के उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं, वह प्रशंसनीय है। इसे अविश्वसनीयता के स्केल से मापन या कहानी के साथ साथ इन वंचितों, अपमानितों, अवहेलितों के प्रति भी अन्याय होगा जो सदियों से हाशिए पर जीने को अभिशप्त रहे हैं। कफन कहानी प्रकटतः घीसू माधव के जिन व्यवहारों को उनकी कामचोरी के रूप में रेखांकित करती है, दरअसल अपनी गहराई में वह कर्मठता और ईमानदारी के रूप में एक वर्ग और जाति विशेष के सर पर लाद दिए गए शोषण की आचार संहिताओं के प्रतिरोध का एक प्रतिदर्शन है, जिसे अपमानितों, वंचितों के संघर्ष का उपकरण माना चाहिए। मैं घीसू और माधव के अमानवीकरण को भी मनुष्यता की स्थापना हेतु प्रयुक्त एक रचनात्मक प्रतिदर्शन की तरह ही देखना चाहता हूँ। आदर्श की स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध प्रति आदर्श की कल्पना इस रचनात्मक युक्ति का ही नतीजा है। कहानी के आरंभ से ही खल पात्र की तरह दिख रहे घीसू और माधव को अंत तक आते आते अपने तमाम अमानवीय व्यवहारों के बावजूद पाठकों की संवेदना और सहानुभूति प्राप्त होती है। तथापि मुद्रा राक्षस के इस प्रश्न पर भी रुक कर सोचा जाना चाहिए। रामविलास शर्मा के अनुसार दरिद्र शूद्र ही नहीं ब्राह्मण भी होता है। क्या स्थिति बनती अगर कफन के पैसे से दारू और पूड़ी खाने पीने वाले शूद्र नहीं ब्राह्मण बाप बेटे होते? असहज कर देने वाले इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए उकसाने का अवसर देना भी कफन कहानी की एक विशेषता ही है। राकेश बिहारी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई। राकेश बिहारी की टिप्पणी पाठकों की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन तो करती ही है। कफन या संकलित अन्य जो कहानियां हैं वो लगभग 100 साल बाद आज का पाठक उन्हें किस रूप में लेता है इसकी ओर इशारा करती है। खंड की बात करें तो 20वीं सदी के आरंभ से लेकर छायावाद के अवसान तक लगभग 4 दशकों में लिखी जाने वाली कहानियां इस खंड में शामिल हैं। 51 प्रतिनिधि कहानियों को इसमें स्थान दिया गया है। इस खंड के अंतर्गत एक तरफ तो जहां किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसाल्लाह खां, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जैसे कहानीकार हैं जिनसे कहानी विधा की जन्मजात प्रवृत्तियों के अभिदर्शन होते हैं, तो दूसरी ओर चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद जैसे मास्टर्स भी हैं जिनकी रचनाओं ने कहानी के आगत स्वरूप को किसी हद तक सुनिश्चित किया। अलावा इसके इस खंड के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, सियाराम शरण गुप्त जैसे रचनाकारों की भी कहानियां शामिल हैं जिनकी पहचान हिंदी साहित्य में मुख्यतः कथेतर विधाओं के कारण रूढ़ हो गई है। वास्तव में यह प्रवृत्ति बहुत नवीन है जब विधाओं का बंटवारा पुख्ता तौर पे किया जाने लगा।
साहित्य का जो दौर इस खंड में प्रतिबिंबित होता है, उस दौर के रचनाकारों के लिए साहित्य मात्र एक मिशन के तौर पर लिखना, चाहे वह चाहे जिस विधा में हो, तब एक अनिवार्य अध्यवसाय की तरह था। बंग महिला महादेवी वर्मा, शिवरानी देवी जैसी महिला कथाकारों की उपस्थिति भी इस खंड को समृद्ध करती है। हमारे बीच, मैंने कहा कि हमारे बीच वरिष्ठ कथाकार श्री रमाकांत श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। रमाकांत श्रीवास्तव जी जनवादी और प्रगतिशील दृष्टि को अपनी कहानियों के द्वारा इन्होंने एक नई पहचान दी। हमारी जैसी पीढ़ी के लोग इनकी कहानियों को पढ़ते हुए बड़े हुए, मध्यांतर हो या स्याही सोखते हो या बेटे को क्या बतलाओगे जैसे खानदान में पहली बार जैसी किताबें हम लोग पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। ये टूटे पुल उपन्यास था, टूटे पुल। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि श्रीवास्तव जी कफन कहानी पर तो बात करें, इस खंड के बारे में भी, इस खंड की परिकल्पना के बारे में भी दो शब्द जरूर कहें। श्री रमाकांत श्रीवास्तव जी। कफन कहानी हमारे सामने पढ़ी गई और उसके पहले कुणाल जी ने जो बातें कही वो अपने आप में इतनी संपूर्ण है कि उससे इतर कुछ दूसरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी दो शब्द के रूप में ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कथा देश के जितने भी खंड निकले हैं, 18 खंड, उसमें ये धरोहर खंड है जिस पर आज बातचीत हो रही है, जिसकी एक कहानी पर बातचीत हो रही है। मैं स्वयं भी हिंदी का अध्यापक रहा हूँ। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये अपने आप में एक ऐसा उपक्रम है जो हिंदी भाषी अथवा हिंदी कहानी के जो चाहने वाले हैं उन्हें एक समग्रता में कोई वस्तु दी जा रही है। हिंदी के जो शिक्षक हैं, छात्र हैं, शोधार्थी हैं, शोधार्थियों के लिए तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक अनिवार्य उपक्रम है, अनिवार्य खंड है। 18 के 18 जो खंड है वो हिंदी कहानी के पूरे विस्तार को सामने रखते हैं। इसलिए मेरे बहुत अच्छे मित्र प्रभाकर चौबे जी वो ये कहा करते थे कि किसी भी रिसर्च स्कॉलर के लिए जो कहानी पर या हिंदी कहानी पर शोध करता है उसके लिए ये बहुत ही अनिवार्य किताबें हैं। दोस्तों, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इस 18 खंडों के जो संयोजक हैं, संपादक हैं, उस पर टिप्पणी लिखने वाले लोग हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के लिए भी कुणाल और अपने शशांक जी, इन दोनों ने जो टिप्पणी पढ़ी और जो कहानी का पाठ किया, तो मैं इस पर कुछ बोलने के पहले 2-3 बातें टिप्पणी से लगकर करना चाहूंगा। दरअसल ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी विकसित भाषा में कोई ना कोई एक अनिवार्य लेखक होता है जिसे हम एसेंशियल राइटर कहते हैं। तो प्रेमचंद पर जो बातचीत हुई, माफी चाहता हूँ, प्रेमचंद पर जो टिप्पणियां लिखी गई हैं और जो आलोचनाएं लिखी गई हैं उसमें एक यह बात खलती है
सबसे पहले तो मुझे जो बात खलती है वो ये कि यह कहना कि कहानी का जो प्रारूप हमें आज मिल रहा है ये किसी अनाड़ी अनुवादक के द्वारा पेश किया गया प्रारूप है, मुझे नहीं लगता। और उसकी वजह यह है कि मैंने बताया आपको कि कई दशकों तक विश्वविद्यालय में अध्यापन करते हुए और उसके पहले विद्यार्थी जीवन में इस कहानी को हम लगातार पढ़ते रहे हैं। ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि ये कोई ऐसा अनुवाद है जिसे हम अनाड़ीपन से किया गया अनुवाद कह सकते हैं। एक तो ये, दूसरी बात ये कि क्योंकि प्रेमचंद सर्वाधिक चर्चित, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि विवादास्पद भी होंगे। विशेषकर दलित कलम ने जो आलोचना पद्धति विकसित की, उस आलोचना पद्धति में ये जो आरोप लगाए गए कि प्रेमचंद ने इस कहानी में और अपनी अन्य कहानी दलित वर्ग के प्रति एक ऐसी दृष्टि रखी हुई है जिसमें दलित शोषित और पीड़ित के साथ साथ कुछ इस तरह से सामने आता है कि प्रेमचंद उनके साथ, उनके पात्रों के साथ न्याय नहीं कर सके। इस तरह की एक बात कही गई। प्रेमचंद ने दलित जीवन पर बहुत कुछ लिखा और उस वक्त लिखा जब दलित विमर्श जैसी कोई चीज नहीं थी, दलित आलोचना विकसित नहीं हुई थी। और उस समय भारतवर्ष में, हम हिंदी साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य में दलित पात्रों को लेकर इस तरह की कहानियां अपने आप में एक आश्चर्य की बात तब भी मानी जा सकती थी और आज भी मानी जा सकती है। ठाकुर का कुआं या मंदिर या सदगति जैसी कहानियां उस वक्त लिखी गई जब वर्ण व्यवस्था का ऐसा शिकंजा था कि कहीं भी किसी भी विमर्श में दलितों पर बातचीत एक कठिन बात थी। प्रेमचंद पर काफी हम समझते हैं कि प्रहार भी हुए इसको लेकर, प्रेमचंद की खासी आलोचना भी की गई। मैं केवल दो बिंदुओं पर बातचीत करके और फिर आगे बढ़ूंगा। एक तो ये बात कहना कि कफन कहानी अतिरंजना से ग्रस्त है। मुझे इस संबंध में ऐसा लगता है कि हमारे समाज में सैकड़ों साल से जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही है और दलितों के प्रति जो अमानुषिक व्यवहार किया जाता रहा है समाज में, उसको देखते हुए कहीं कोई अतिरंजना मुझे नहीं लगती। जिस वर्ग के सारे मानवीय अधिकार छीन लिए गए, जो व्यवस्था में अपनी हैसियत के विषय में चू नहीं कर सकते थे, उनका जीवन कैसा रहा होगा ये तो शायद हमारी कल्पना के बाहर है। हम देखें कि वर्ण व्यवस्था की परछाई का तांडव 21वीं शताब्दी के इस दूसरे दशक में हम देख रहे हैं। तो उस स्थिति में जब प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी, 1936 में ये कहानी लिखी गई और प्रेमचंद की अंतिम कहानी के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो वर्ण व्यवस्था जिस ढंग से कुचलती थी मानवता, उन कुचले हुए लोगों की जिंदगी शायद इससे भी बुरी रही हो। प्रेमचंद ने जो लिखा या हम जो पढ़ते हैं इतिहास में, वो शायद उस जीवन के यथार्थ को पूरा सामने नहीं ला सकते। दूसरी बात आती है
कि अविश्वसनीय है इसका कथन। इस विषय में भी मैं केवल ये टिप्पणी करना चाहता हूँ कि विश्वसनीयता या अविश्वसनीयता, खासकर रचना के क्षेत्र, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूप से व्याख्यायित होती है। जो चीज आज विश्वसनीय लग रही है, मुझे लगता है कि शायद 80 वर्ष या 100 वर्ष के बाद जब पाठक उसे पढ़ेगा, आलोचक उसकी ओर दृष्टि डालेगा, तो हो सकता है कि आज का यथार्थ उसे तब अविश्वसनीय लगे। मैं तो कहता हूं कि अभी जो घटनाएं घट रही हैं, मान लीजिए कि साफ साफ कहूं कि हाथरस में जो कुछ घटित हुआ, वो ऐसा है कि 100 वर्ष के बाद हमारा जो विकसित समाज होगा और उसका जो पाठक होगा, उसका जो आलोचक होगा, उसे ये अविश्वसनीय लगे, कल्पित कहानी लगी। तो इस रूप में हमें देखना चाहिए। और रचना के स्तर पर भी जब फैंटेसी आज हम उसे एक महत्वपूर्ण रचना कर्म के रूप में देखते हैं, वो विकसित हो चुकी है, तो फिर अविश्वसनीयता का प्रश्न मेरी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रह्म राक्षस के शिष्य को क्या कहेंगे, क्या ऐसी ही और कहानियां। तो सही बात यह है या महत्वपूर्ण बात यह है कि अविश्वसनीय कथानक या हम जिसे अविश्वसनीय मान रहे हैं, क्या वह यथार्थ के उपकरण के रूप में है, क्या वह जीवन के यथार्थ को पुष्ट करने में सहायक है। किसी भी लेखक के संबंध में जब हम बात करते हैं तो एक यह बिंदु निश्चित रूप से हमारे सामने होता है कि लेखक समाज के यथार्थ के तापमान को माप सका है या नहीं माप सका है। सामाजिक यथार्थ कब और किस रूप में रहा है, तो लेखक का समकाल और लेखक के बाद जो आलोचना पद्धति विकसित हुई है, उसमें यह बिंदु महत्वपूर्ण है कि अपने समकाल को और उसके बाद आने वाले समय को इशारे के रूप में कोई लेखक रचना कर सका है या नहीं। तो हम सीधे कफन कहानी के संबंध में कुछ बातें करें। वैसे तो राकेश बिहारी की जो टिप्पणी है वो अपने आप में पूर्ण है, फिर भी कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, जो आरोप भी हैं, उन आरोपों को भी हम अपनी चर्चा के दायरे में लेते हुए ये बात करें। घीसू और माधव का अमानवीय व्यवहार और कामचोरी है। अमानवीय व्यवहार तो उनका प्रारंभ से दिखलाई देता है। शुरू से ही वो विलेन की तरह लगते हैं, खल पात्र की तरह लगते हैं, जैसा कि राकेश बिहारी ने लिखा है। और वे झोपड़ी के अंदर इसलिए नहीं जाना चाहते कि कहीं दूसरा व्यक्ति ज्यादा आलू ना खा ले। यानी भूख ने उन्हें इस स्तर तक पहुंचा दिया है कि मरती हुई बहू या मरती हुई पत्नी को देखने के लिए बाप जाए या बेटा जाए, इसमें कश्मकश है। और कश्मकश का कारण यह है कि वो ज्यादा खाना चाहते हैं, पेट भरना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि दूसरा कुछ खा लेगा, दूसरा कुछ ज्यादा खा लेगा तो उसके लिए कम पड़ जाएगा। दूसरी बात आती है कामचोरी की, और मुझे ऐसा लगता है कि दलित विमर्श में इस बात को लेकर निश्चित रूप से एक क्षोभ है कि उन्हें दलित पात्रों को कामचोर बताया गया है। पर हम ये देखें कि यदि वे कामचोर हैं
यदि उनमें काइयापन है तो पात्रों का व्यवहार क्यों है ऐसा? क्या कहानी इस बात को खोलती है? ये एक बड़ी बात है। काम चोरी उनकी ऐसी है कि कहानी में ये बात आती है कि किसानों का गांव और काम की कमी नहीं है। ये बिल्कुल कहानी में प्रेमचंद ने ये बात लिखी है और प्रेमचंद ने उनके काइयापन को ढांका नहीं, लेकिन काइयापन की का जो सामाजिक यथार्थ है उसे भी प्रेमचंद इस रचना में लेते हैं। अब आप देखें कि किसानों के गांव में ये दो कामचोर व्यक्ति जो हैं, ये कामचोर क्यों हैं? एक तो किसान ही बहुत गरीब है, हम जानते हैं सैकड़ों वर्षों से वह किसान कर्ज में जन्म लेता था, कर्ज में जीता था, कर्ज में मरता था और फिर उसकी अगली पीढ़ी शायद बंधुआ मजदूर की तरह काम करती थी। ये स्थिति। तो किसानों के इस गांव में घीसू और माधव जब अपनी उस आर्थिक परिस्थिति, गांव की आर्थिक परिस्थिति को देखते हैं और ये देखते हैं कि किसान स्वयं शोषित है, उस शोषण से भरे हुए समाज में अगर वे मेहनत करते हैं तो क्या जीने के लायक साधन उन्हें मिलेंगे? ये एक बड़ा मनोविज्ञान है। कामचोरी व्यवस्था के विद्रूप से पैदा होती है। कम से कम इस कहानी में तो ये बात पूरी तरह जाहिर है कि एक बार भरपूर स्वादिष्ट भोजन करने की लालसा उनके अंदर मौजूद है। माधव जब ठाकुर की बारात का वर्णन करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग का सुख एक बार मिला उसे जिंदगी, यानी एक बार भरपेट स्वादिष्ट भोजन उसे मिला। और ठीक यही बात हम देखते हैं कि जब वो मधुशाला में जाते हैं और वहां शराब पीते हैं और भरपेट खाना खाते हैं, तो घीसू को दूसरी बार और माधव को पहली बार भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिलता है। तो भूख की ये छाया पूरे उस गांव के ऊपर मंडरा रही। स्वयं किसान भी उससे त्रस्त रहे होंगे, इस बात की तरफ इशारा किया। हम ये देखें कि प्रेमचंद ने इन दोनों पात्रों की आकाश वृत्ति का जो चित्रण किया है वो बहुत यथार्थ है, लेकिन वे यह बतलाते हैं कि घीसू और माधव पूरी व्यवस्था को किस तरह देखते हैं। उद्धृत करना चाहूंगा मैं कहानी का वह हिस्सा। एक तो ये याद रखें हम कि ये दो पात्रों की कहानी, पूरे उस समाज की कहानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो दलित पात्र हैं सारे दलित ऐसे रहे, ऐसा नहीं। लेकिन ये दो पात्र उस समय की आर्थिक स्थिति को सामने रखने में समर्थ होते हैं पाठक के सामने। कहानी का हिस्सा है जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं। ये कहानी का एक ऐसा वाक्य है जो उस स्थिति को खोलता है, उनकी काम चोरी की प्रवृत्ति को। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज नहीं। क्यों काम करें? काम करने के बाद भी जब जूते ही खाना है, काम करने के बाद भी जब भूखे रहना है तो हम काम ही क्यों करें? यह प्रवृत्ति
परिस्थितियों से उत्पन्न है। दूसरा हिस्सा है उसे, यानी भीषु, उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी निरीहता और सरलता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। कलारी में जब वो पहुंचते हैं तो एक प्रेमचंद ने जो वर्णन किया है उस वर्णन में कुछ संकेत भी है, और वो संकेत ये है कि आमतौर पर देशी शराब की जो दुकानें होती हैं वहां जो लोग पहुंचते हैं उनमें से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। वे किसी तरह जीते हैं, किसी तरह परिवार का पोषण करते हैं। तो उस कलारी के विषय में प्रेमचंद लिखते हैं कि जीवन की बाधाएं उन्हें यहाँ खींच लाती हैं, जो पियक्कड़ है, और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते। तो कलारी में पहुंचने के बाद भी वे लोग स्त्री को याद तो करते हैं, बुधिया को याद तो करते हैं, लेकिन उनके मन में जो चोर बैठा हुआ है कि वो कफन के पूरे पैसे खाने पीने में उड़ा चुके हैं, उसे वे किसी तरह अपने मन को संतोष देते हैं, उसे जस्टिफाई करते हैं कि हम इसलिए उस बुधिया के प्रति बहुत आभारी हैं कि उसके कारण हमें भरपेट भोजन मिला है। देखिए, भूख की छाया जो है वो कहानी में शुरू से अंत तक किस तरह है, इसे मैं सामने रखना चाहता हूँ। तर्क देते हैं कि कफन जल ही तो जाता है, क्या होगा, अच्छा कपड़ा हो कफन के लिए या बुरा कपड़ा हो, परलोक में कौन देखता है कि इस लाश के ऊपर कफन कैसे, किस तरह का कफन इस लाश के ऊपर डाला गया था। और फिर उसी समय जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास इन दूसरे मोटे लोगों की तरह तो पैसे नहीं है, तो इन थोड़े से वाक्यों में प्रेमचंद समाज की पूरी विषमता को सामने रख देते हैं। एक बात और कि माधव भोजन करने के बाद जो खाना बचता है वो एक भिखारी को बुलाकर उस खाने को देता है और पहली बार गौरव का अनुभव करता है कुछ देने का। यानी स्वयं तो जिंदगी भर भूखा रहा है, लेकिन न केवल उसने अच्छा खाना खाया है, एक अच्छा खाना एक दूसरे भिखारी को भी दिया है। पहली बार मनुष्य होने का गौरव, शायद पहली बार दान देने का जो गौरव है, जो आनंद है, वो उसे मिलता है। मैं समझता हूं कि ये वाक्य अपने आप में एक पूरी व्यवस्था का, पूरे चिंतन का, हमारा जो चिंतन है, विषमता का चिंतन है, उस चिंतन की ओर इशारा करता है। ये वाक्य बहुत दूर तक जाता है। यानी जब तक गरीबी नहीं होगी तब तक दान नहीं दिया जा सकता, इसलिए दान देना है तो गरीबी को बनाए रखिए, तब तो आप वो गौरव प्राप्त करेंगे। और दान देना न केवल धर्म है, बल्कि दान देने के बाद आदमी गौरव से भर जाता है। तो यह जो प्रवृत्ति सैकड़ों वर्ष से दान की महिमा जो गाई गई है, उस दान की महिमा के गान के कारण समाज की विषमता की ओर ध्यान नहीं जाता। यानी कोई ऐसा समाज भी हो सकता है जहां दान देने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा समाज भी हो सकता है जो विषम नहीं है, आर्थिक स्थिति से सभी कम से कम पेट भरने लायक जीवन को
गुजारने में समर्थ हो। यदि ऐसा समाज होगा तो दान देने का गौरव जो प्राप्त करता है मनुष्य, उसकी जरूरत नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि प्रेमचंद अपने समय के तापमान को मापते हैं और यह इशारा भी उसमें शामिल है कि आगे आने वाले समाज को हम बदल सकेंगे या नहीं बदल सकेंगे। जो लोग किसी भी प्रकार से धन एकत्र कर लेते हैं और दानी होने का अभिमान अपने मन में समूते हैं, तो क्या कोई ऐसा समय आ सकता है? और यही मैं ये कहता हूं कि प्रेमचंद का समय बीत चुका और अभी तक वो स्थिति मौजूद है, अभी भी। और अभी तो और कोरोना काल में तो और बेरोजगारी हम देख रहे हैं। यानी आज का हमारा समाज भी लगभग उसी स्थिति में है जिस स्थिति में प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी थी। तो हम ये देखते हैं कि प्रेमचंद केवल कहानी लिखते नहीं है, एक परंपरा भी निर्मित करते हैं और कहानी की वह परंपरा, उसको निर्मित करने के लिए चोटिल होने का पूरा भय था। प्रेमचंद पर आक्षेप किए गए, कई तरह के आक्षेप किए गए और आज भी किए जाते हैं, लेकिन जो परंपरा वो निर्मित करते हैं उस परंपरा में शामिल होकर आज का लेखक गौरव का अनुभव करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो प्रेमचंद के विषय में हम कह सकते हैं। कफन कहानी के माध्यम से मैं थोड़ी सी प्रेमचंद की परंपरा की बात भी करना चाहूंगा। आप देखिए कि हमारे एक कवि, कथाकार और आलोचक मित्र हैं शशांक। अभी उन्होंने एक किताब लिखी है, मैं पढ़ रहा था, तो कहानी तन्मयता के साथ, ये एक लेख है। उसमें वो कुछ सवाल उठाते हैं और कुछ बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं उसके माध्यम से। वे लिखते हैं कि आलोचना है क्या? रचना का सत्य। उस सत्य के दो भाई, एक रचनाकार और दूसरा आलोचक। इसके बाद वे अपने गुरु प्रभाकर श्रोत्रिय को याद करते हैं और यह कहते हैं कि उस समय छायावादी कवियों के मुकाबले मैथिली शरण गुप्त को एक कमतर कवि के रूप में देखने का अभ्यास था। और मैथिली शरण गुप्त की जो तुकबंदियां हैं या उन्होंने जो कुछ भी जैसा लिखा, वह दूसरे कवियों के मुकाबले हीन समझे जाने की एक प्रवृत्ति थी। तो प्रभाकर श्रोत्रिय जी ने यह बताया शशांक को कि उनकी रचना है, यानी मैथिली शरण गुप्त की रचना एक टार रोड बनाती है जिस पर आप अपनी रोल्स रॉयल मजे से दौड़ा सकते हैं। ठीक इसी तरह प्रेमचंद को हम देखते हैं, वो टार रोड बनाते हैं और एक ऐसी सड़क उन्होंने निर्मित की जहां आज की खूबसूरत, उज्जवल, विविध आयामी कहानियां लिखी जा सकती हैं। प्रेमचंद उस हिमालय की तरह है जहां से कई धाराएं, स्त्री की स्थिति, किसान की स्थिति, मजदूर की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, इन तमाम चीजों को समेटते हुए प्रेमचंद ने जो रचना कर्म किया, उस विस्तार में से बहुत सी चीजें हम निकालते हैं। मेरा तो अपना ऐसा विचार है कि जो दलित विमर्श है, उस दलित विमर्श का जो बिंदु है, उद्भव बिंदु है,
वह भी प्रेमचंद के अंदर ही मौजूद है, प्रेमचंद की रचना कर्म के अंदर मौजूद है। तो प्रेमचंद अपने समय से टकराते हैं। आगे हम देखते हैं कि परसाई टकराते हैं, मुक्तिबोध टकराते हैं। प्रेमचंद की बहुत सी बातों को हम याद करते हैं, प्रेरणा लेते हैं, काट छांट करते हैं। राजेंद्र यादव ने तो अच्छी खासी कटाई छटाई की, अपने आप को प्रेमचंद की परंपरा में रखते हुए प्रेमचंद के विषय में बड़ी बेबाकी से उन्होंने कुछ बातें कही। मैं केवल उसमें से अंतिम, अपने वक्तव्य के अंतिम हिस्से में एक दो बातें कहना चाहता हूँ। उन्होंने प्रेमचंद की जो परंपरा है, उस परंपरा का आधार क्या होना चाहिए, इस पर बड़ी लंबी चर्चा की और ये कहा कि प्रेमचंद की जो संवेदना है, उस संवेदना में दीक्षित होना ही प्रेमचंद की परंपरा है। प्रेमचंद जैसा ही लिखना या केवल ग्रामीण जीवन पर ही लिखना, ये प्रेमचंद की परंपरा नहीं है। हम प्रेमचंद से क्या लेते हैं, कौन सी संवेदना ग्रहण करते हैं। तो राजेंद्र यादव की ही बात मैं सामने रख रहा हूँ कि अपने एक लेख में उन्होंने ये लिखा कि शैलेश मटियानी की दलित चेतना और जुझारूपन, अमरकांत की संश्लिष्टता, भीष्म साहनी की करुणा, इन चीजों का पूरा निचोड़, यानी ये जो तीन लेखक हैं, ये प्रेमचंद की परंपरा के ही हैं और प्रेमचंद में ये सारी चीजें मौजूद हैं। दलित चेतना मौजूद है, संश्लिष्टता मौजूद है, करुणा मौजूद है, मानवीयता मौजूद है। तो उसका निचोड़, इस सब का निचोड़ राजेंद्र यादव कहते हैं कि पीड़ा है, करुणा है, सफरिंग, मनुष्य का अपने समाज में तड़पना और अपनी दुर्दशा को देखते हुए उसमें से कहीं रास्ता निकालने की कोशिश, जो कि उनके उपन्यासों में और कुछ कहानियों में दिखलाई देता है कि सफरिंग है और सफरिंग से मुक्ति की आकांक्षा है। ये दोनों चीजें हम प्रेमचंद में पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अंत में, और राजेंद्र यादव के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ। उनका एक बड़ा दिलचस्प लेख है, एक सपने की कथा यात्रा प्रेमचंद। प्रेमचंद को वे मनुष्य जीवन के सपने की एक यात्रा के रूप में देखते हैं, विशेष रूप से हमारे देश की परिस्थिति को देखते हुए। और उन्होंने ये एक बात कही है एलेक्स हेली के उपन्यास को सामने रखते हुए कि एलेक्स हेली का जो उपन्यास रूट्स, उस पर वो कहते हैं कि किसी एक आलोचक ने रूट्स उपन्यास के विषय में यह लिखा कि यह उपन्यास नहीं, अनुष्ठान है। इट्स नॉट ए नॉवल, इट इज एन एक्ट ऑफ फेथ। तो वे कहते हैं कि प्रेमचंद की कथा यात्रा भी एक अनुष्ठान है, और अनुष्ठान इस रूप में है कि मानव जीवन के एक विशेष काल को, हमारे देश के मानव जीवन के एक विशेष काल को वे रूपायित करते हैं, उसको संपूर्णता में हमारे सामने रखते हैं। और प्रेमचंद न यश के लिए, न अर्थ के लिए, न और किसी उद्देश्य को लेकर लिख रहे थे। वे जीवन के सत्य को सामने रखना चाहते थे। अपनी पूरी की पूरी उसकी जो मूर्ति हो सकती है सत्य की, उस वक्त की, वो हमारे सामने मौजूद है। और इसलिए हम में से बहुत से ऐसे लेखक हैं जो गौरव अनुभव करते हैं कि हमारी भाषा में प्रेमचंद हुए और उन्होंने एक परंपरा निर्मित की, और उस परंपरा में हम हैं। मैं अंत में केवल एक सवाल सबके लिए सामने रख रहा हूँ
हम कल्पना करें कि यदि हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद न हुए होते, आज हिंदी कहानी का स्वरूप क्या होता? यह एक बड़ा प्रश्न है, इस पर हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत जी। आपने जो कहा वाकई कि हर भाषा का एक अनिवार्य लेखक होता है, और हिंदी के लिए यह नाम प्रेमचंद के अलावा और क्या हो सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ अपने अंतिम प्रश्न छोड़ा कि अगर प्रेमचंद हमारे पुरखे न हुए होते तो आज हमारी जो आज का जो परिदृश्य है उसका स्वरूप क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद। आइसेक्ट पब्लिकेशन की तरफ से दर्शक दीर्घा में हमारे मार्गदर्शक श्री मुकेश वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आज के हमारे अध्यक्ष को आइसेक्ट पब्लिकेशन के नए सेट की कुछ किताबें भेंट स्वरूप श्री मुकेश वर्मा जी प्रदान करें। ये प्रतीकात्मक भेंट है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री मुकेश वर्मा जी। समय की सीमा में ही रहे ना। अरे पालन किया। कार्यक्रम के अंत में मैं श्री संजय सिंह राठौर जी को आमंत्रित करूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। श्री संजय सिंह राठौर हमारे इस अनुष्ठान आयोजन के अभिन्न हिस्सा हैं। श्री राठौर। नमस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, वनमाली सृजन पीठ, आइसेक्ट पब्लिकेशन और टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र के संयुक्त आयोजन में विश्व रंग के अंतर्गत जो पूर्व रंग है उसमें कथादेश पर केंद्रित कथा यात्रा का यह दूसरा पड़ाव है। और इसमें अभी हमने हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार रमाकांत श्रीवास्तव जी को सुना। उन्हें सुनना सदैव ही एक नए उजास से गुजरना होता है साहित्य के, तो उनका बहुत बहुत आभार। और आज उनको सुनकर हम लोगों को कहानी की जो प्रवृत्ति है उसके विषय में बहुत ही नई जानकारियाँ मिली है। उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज प्रशांत सोनी जी ने बहुत ही यादगार कहानी पाठ किया, उसके लिए भी प्रशांत जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। कुणाल सिंह जी युवा रचनाकार हैं और आइसेक्ट पब्लिकेशन के संपादक हैं, और उनका जो संचालन होता है वो सदैव ही एक यादगार होता है। बहुत ही सुंदर उन्होंने संचालन किया इस पूरे कार्यक्रम का, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और इसके साथ ही जो विश्व रंग का जो आयोजन हो रहा है उसके स्वप्न दृष्टा संतोष चौबे जी के भी हम बहुत बहुत आभारी हैं कि वे अपने स्वप्न में हम सबको शरीक करते हैं, और उस यात्रा में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और कथादेश के संपादक और कथादेश पर केंद्रित इस कथा यात्रा के प्रणेता वरिष्ठ कथाकार मुकेश वर्मा जी, जो कि वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष भी है, उनका सदैव आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें लगातार मिल रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और ये कथादेश का अभी दूसरा पड़ाव है, अभी इसके 16 पड़ाव और हैं और उसमें हम सब सम्मिलित होंगे। और तो उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और इसके साथ में हमारे इस पूरे परिदृश्य में नेपथ्य पे बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत से साथी है। महिप निगम जी है, हमारे सौरभ भाई है, संजय भाई है, उपेंद्र जी और आशीष भाई है,
वेंकट रमन जी जो पूरा तकनीकी पक्ष इसका संभालते हैं, आप सभी का, और देवेंद्र जी भी जो हमारे साथ लगातार पब्लिकेशन में जुड़े हुए हैं, हम सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और पुनः मैं आपको कल के लिए आमंत्रित करता हूं। कल कथा यात्रा का तीसरा पड़ाव है और वरिष्ठ कवि हिंदी साहित्य के बलराम गुमास्ता जी की अध्यक्षता में इसका आयोजन होगा। तो आप सब कल 7 बजे, रविवार है, और कल 7 बजे आप सब कथा यात्रा में हम सब के साथ शरीक होंगे। आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। और दर्शक में जो भी हमारे देश के और बाहर से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब आप लीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 7 बजे।